हेलो स्टूडेंट्स, डिस्पर्शन फिजिक्स बाय रिकेश सर चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक रिवीजन लेक्चर 6 को स्टडी करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक रिवीजन लेक्चर 5 को स्टडी किया था। तो सबसे पहले आप इलेक्ट्रोस्टैटिक रिवीजन लेक्चर 5 को स्टडी कर लें या उस वीडियो को लेक्चर को देख लें और फिर इस वीडियो लेक्चर को देखें, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। उस वीडियो लेक्चर में मैंने थ्योरी पार्ट को कवर किया था और आज उसी में बेस्ड कुछ क्वेश्चन को करेंगे। और हाँ, यदि आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ नोटिफिकेशन पाने के लिए पहले बेल आइकन को प्रेस करें और फिर ऑल को सिलेक्ट करें। तो अब हम आज के वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक के रिवीजन लेक्चर 5 में मैंने एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट वायर या इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज सेमी इनफाइनाइट वायर। तो इसमें मैंने जो बात आपको पढ़ाया था वो मुझसे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। तो आज हम उस बात को फिर से स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू व्हाट? यूनिफॉर्मली चार्ज सेमी इनफाइनाइट वायर लिख सकते हैं या लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज से भी हमारा काम चल जाएगा। आज हम लोग इस बात को सही पढ़ेंगे। ए और ए एंड क्या है? इंफिनिटी तक एक्सटेंड कर रहा है। तो हमको क्या करना है? एक पॉइंट लेना है P। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है ड्यू टू दिस लीनियर चार्ज। तो हम जो पॉइंट लेंगे वो इसके एक इंड से लेंगे, लेकिन उस दिन मैंने यहां ले लिया था, वही गलती हो गया था। और ये डिस्टेंस वही रहेगा, डिस्टेंस में कोई चेंजिंग नहीं। तो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन आता है इसको पॉजिटिवली चार्ज मान लेना है। तो यहाँ पे दो कंपोनेंट था ना, एक था EY था और एक था EX था, यानी पैरेलल टू द लीनियर चार्ज, परपेंडिकुलर टू द लीनियर चार्ज। EX क्या था? EX था लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। और ब्रैकेट में क्या था? cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। और EY क्या था? EY था ये टर्म तो सेम रहता है ना, इसमें था sin थीटा 1। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड का हम लोग एक्सप्रेशन लिख रहे थे उसमें क्या था? EX I कैप प्लस EY J कैप। अब यहाँ पे थीटा 1 और थीटा 2 मैंने सही लिया था। थीटा 1 हो जाएगा 0 डिग्री
थीटा टू 90 डिग्री। तो अब यहाँ हम वैल्यू पुट कर देंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, थीटा 1 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले थीटा टू 90 तो हो जाएगा 0 माइनस 1, यानी कि एक्स क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा माइनस लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, और ईवाई क्या हो जाएगा, ईवाई हो जाएगा एक यहाँ थीटा टू 90 पुट करना है ना, यानी 1 और 0, तो ये हो जाएगा लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और फिर हम इन दोनों वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे और बोला कि मैग्नीट्यूड निकालिए तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर देंगे। डायरेक्शन निकालना है तो y अपॉन tan अल्फा इक्वल टू मान लेंगे कुछ इस प्रकार से, जो ई वेक्टर ऐसे है, ये अल्फा एंगल पे ओरिएंटेड है, तो tan अल्फा इक्वल टू क्या लिखेंगे, ey अपॉन ex, तो वहां से हम लोग डायरेक्शन भी ज्ञात कर सकते हैं, इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पे ex जो है ना तो माइनस बता रहा है, तो माइनस अगर बता रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि आपका इधर हो जाएगा, क्योंकि लैम्डा तो यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है, लैम्डा अगर पॉजिटिव है तो एक्स जो है इधर हो जाएगा, और ईवाई तो वही रहेगा, ईवाई तो पॉजिटिव डायरेक्शन में रहेगा, ये डायरेक्शन जो है इधर नहीं हो पाएगा, डायरेक्शन जो है तो सिंपली यहाँ पे है ये एक्स और वाई सेम है, ये आपका जो है 45 डिग्री पे हो जाएगा, चाहे इधर से ले चाहे इधर से ले, एंगल जो थीटा हो जाएगा 45 हो जाएगा। तो हम लोगों ने इसमें सारा चीज को देख लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो अब इसमें और कुछ भी नहीं देखना है। तो यही एक पॉइंट जो है पढ़ाने के दौरान मुझसे गलती हो गई थी, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को बता देता हूं। अब हम जो पढ़े हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक के रिवीजन लेक्चर 5 में, उसी पे कुछ क्वेश्चन को करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करेंगे, लेट्स सॉल्व इट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में एक डायग्राम दिया हुआ है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, हम समझने का प्रयास करते हैं। पॉजिटिव चार्जेस आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन लाइन एबी, पॉजिटिव चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली लाइन एबी पे, फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट O, इलेक्ट्रिक फील्ड O पे निकालना है, O यानी ओरिजिन। अज्यूम दैट लीनियर चार्ज डेंसिटी इज लैम्डा, जो लाइन एबी का लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो लैम्डा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए हम इसको वेक्टर फॉर्म में ही कैलकुलेट करेंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कौन सा कांसेप्ट अप्लाई करना होगा, हमें अप्लाई करना है जो हम लोग पढ़े थे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वही यहां अप्लाई करना है। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, जिस पॉइंट पे निकालना होता है वहां से हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं, और जो ये डिस्टेंस आएगा, मान लीजिए इसको हम Q बोल देते हैं, तो जो डिस्टेंस OQ है इसको हम कुछ समय के लिए H मान लेते हैं। तो यहाँ पे दो कंपोनेंट होता है,
एक होगा पैरेलल डायरेक्शन में, यानी जो रॉड है उसके पैरेलल डायरेक्शन में। मान लीजिए कि हम इसको E1 बोल देते हैं, और एक होगा इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में E2। ये दो कंपोनेंट हुआ, और दो कंपोनेंट हुआ तो हमको तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो क्या करेंगे, E इक्वल टू लिखेंगे E1 बट E1 लिखेंगे I कैप, E1 I कैप, E1 I कैप कहां नहीं लिखिए, यहां क्या करते हैं हम लोग कि E1 I कैप यहां लिखना गलत है, यहां पे कुछ हम मान लेते हैं N1 कैप मान लेते हैं, और E2 को मान लेते हैं N2 कैप। N1 कैप क्या है, N1 कैप है यूनिट वेक्टर अलोंग वाट। मान लीजिए कि कुछ समय के लिए इसको O तो है नहीं, मान लीजिए A मान लीजिए, यूनिट वेक्टर अलोंग OA, यही ना हो जाएगा N1 कैप। और N2 कैप क्या हो जाएगा, N2 कैप है यूनिट वेक्टर अलोंग, इसको कुछ समय के लिए N मत मानिए, यहाँ पे P मान लीजिए कुछ, और यहाँ Q मान सकते हैं, नहीं Q नहीं, यहाँ R मान लीजिए OR, तो यहाँ भी P हो जाएगा ना, OP अलोंग वाट OR। और E1 और E2 का तो हम लोग वैल्यू कैसे निकालना है वो सीख चुके हैं, तो डायरेक्टली हम यहाँ फार्मूला अप्लाई करेंगे। E1 में हम लोग क्या लिखते हैं, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, और पैरेलल वाला में क्या होता था, cos थीटा वाला होता था ना, cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। तो अगर इसको हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, अब यहाँ θ1 और θ2 कैलकुलेट करना है, तो θ1 और θ2 ऐसा करते हैं, अभी सिर्फ और सिर्फ E1 और E2 का अलग अलग वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं, फिर बाद में एक के साथ पुट कर देते हैं। E2 में क्या होता था, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, बाद में सब कुछ हम पुट कर देंगे, साइन θ1 प्लस साइन θ2। E1 और E2 का तो हम लोगों ने सेपरेटली वैल्यू निकाल लिया, अब हम लोगों को क्या करना है, पुट करना है, पुट करना है कि R क्या होगा और θ1 और θ2 क्या होगा। पहले तो इसको निकालेंगे तब ना पुट कर पाएंगे। तो बस अब हम लोग को निकालना है θ1 θ2 और R। तो सबसे पहले हम R निकालते हैं। R यहाँ पर देखिए H के इक्वल है, हम पहले ही मान चुके हैं इसको। R होता था परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो पॉइंट से लीनियर चार्ज को ऊपर ड्रॉप करते थे। तो यहाँ R इक्वल टू क्या है, H है। देखिए कैसे निकलेगा, इसको निकालने के लिए हमको क्या करना होगा कि इस एरिया ऑफ ट्रायंगल दो तरीका से निकाल सकते हैं, हाफ इनटू A, एरिया ऑफ OAB को हम ऐसे भी निकाल सकते हैं इक्वल टू, और एरिया ऑफ OAB को हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं हाफ इनटू AB इनटू व्हाट OQ, जो कि H के बराबर है। तो देखिए हाफ से हाफ कैंसिल हो गया,
यहाँ क्या हो जाएगा ए स्क्वायर और ए भी आ जाएगा ए रूट टू। पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे ना तो वहां से आ जाएगा ए रूट टू। कैसे आएगा, हाइपोटेन्यूज हो गया इस ट्रायंगल के लिए। हाइपोटेन्यूज इक्वल टू क्या होता है रूट अंडर एल्टीट्यूड स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। उस फार्मूला का यूज करते ही ये वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे इनटू एच। तो देखिए एक एच से एक कैंसिल हो गया, एक ए से कैंसिल होने के बाद आ जाएगा ए अपॉन रूट टू एच। एच का तो हम लोगों ने वैल्यू निकाल लिया जो कि मैं यहां लिख देता हूं एच इक्वल टू ए अपॉन रूट टू। फिर बाद में पुट करेंगे थीटा वन थीटा टू। देख कैसे निकलेगा थीटा वन और थीटा टू निकालने के लिए हम लोगों को क्या निकालना है थीटा वन और थीटा टू। ये हो गया थीटा वन और ये हो गया थीटा टू। तो थीटा वन और थीटा टू तो हम लोगों ने क्या कर दिया सिर्फ अभी लिखा है, निकाले नहीं। अब देखिए ये एंगल बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। tan ऑफ दिस क्या हो जाएगा दिस अपॉन दिस। तो यहां से करेंगे तो ये वाला एंगल आ जाएगा 45 डिग्री। ये अगर 45 होगा तो ये भी 45 हो जाएगा क्योंकि ये 90 है। ये 45 हुआ और ये है 90 तो 45 हो गया, यानी कि थीटा टू 45 डिग्री हो गया। थीटा टू 45 डिग्री हो गया और थीटा वन तो आसानी है 90 माइनस 45 यानी 45। तो हम लोग अब सब चीज निकाल चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है पुट करना है। पुट करने के बाद अब हम लोग फाइनल आंसर को क्या करेंगे निकाल पाएंगे। अब देखिए थीटा वन और थीटा टू दोनों इक्वल है तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, यानी कि E1 क्या हो गया E1 इक्वल टू जीरो। अब बच गया E2। E2 निकालेंगे तो हम लोग कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगा sin 45 यानी 1/√2 और इसको दो बार ऐड करना है यानी √2 हो जाएगा। तो सिंपली इसको लिखेंगे √2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और r के स्थान पर क्या हो जाएगा r के स्थान पर h, r के स्थान पर h और फाइनली h इक्वल टू हम लोग क्या निकाले हैं a अपॉन √2। तो अगर इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो देखिए ऊपर 2 हो जाएगा, नीचे वाला से अगर कैंसिल कर देंगे उसको तो आ जाएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट a। तो हम लोगों ने E1 निकाल लिया E2 निकाल लिया। अब दोनों का वैल्यू यहां हम रख देंगे तो क्या हो जाएगा निकल जाएगा। रखने की भी आवश्यकता नहीं है, फिगर से भी हम लोग उसको लिख सकते हैं। क्योंकि फिगर में जो कोऑर्डिनेट चूज किया गया है उसी फॉर्म में हम लोग लिखेंगे। फिगर में जो कोऑर्डिनेट चूज किया गया है उसी फॉर्म में हम लोग लिखना है। तो यहां से हम लोगों को पता चल गया है कि ये वाला तो कंपोनेंट है नहीं, इसके बारे में हमको सोचना ही नहीं है। शुरू में लेकिन मानेंगे, शुरू में तो हमको मालूम नहीं था ये होगा कि नहीं होगा, तो शुरू में मानना है। लेकिन अब तो पता चल चुका है कि ये नहीं है, यानी क्या हुआ। अब ऐसे अगर हम लोग करेंगे ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 45 डिग्री। तो हम इसी के अकॉर्डिंग लिखेंगे E जो है E2 N2 कैप है, E2 N2 कैप है। अब यहां पे हम अगर
क्या करेंगे, E2 का वैल्यू पुट कर देते हैं सिंपली, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, और N2 कैप हम लोग को निकालना है ना, N2 कैप निकालना है तो उसके लिए क्या करना होगा, इसके अलावा वेक्टर लिखना होगा हम लोग को, और फिर क्या करना होगा, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना होगा। बस सही ना फॉर्मूला हम लोग का। क्या चाहे तो हम लोग दूसरा तरीका से भी लिख सकते हैं, E2 तो हम लोगों ने निकाल लिया है, हम इसको ऐसे नहीं लिखते, दूसरा तरीका से इसको लिखते हैं। क्योंकि हमको इसी के कोऑर्डिनेट के हिसाब से लिखना है, तो ऐसे हम क्यों लिखें। ये हो जाएगा, देखिए E2 का एक इधर कंपोनेंट है, इधर कंपोनेंट है, इधर वाला भी क्या हो जाएगा, E2 cos 45 डिग्री लिख सकते हैं ना, E2 cos 45 डिग्री और माइनस आई है केवल, क्योंकि निगेटिव एक्स डायरेक्शन है। और उसी तरह से E2 का एक y एक्सिस यानी कि निगेटिव y एक्सिस में भी एक कंपोनेंट आ रहा है। तो इस प्रकार से हम करेंगे तो आ जाएगा E2 अपॉन रूट 2 माइनस आई कैप, यहां भी सेम ही आएगा E2 अपॉन रूट 2 जे कैप। अब आप चाहें तो प्रूव कर सकते हैं E2 बराबर, ऐसा करते हैं -1/√2 को बाहर निकाल लेते हैं, बच जाएगा क्या चीज, E2 आई कैप प्लस E2 को भी हम बाहर निकाल सकते हैं, निकाल लीजिए, अंतिम में पुट करते हैं आई कैप प्लस जे कैप। अब हम डायरेक्ट यहाँ E2 बराबर पुट कर देंगे, तो E2 बराबर पुट करेंगे कितना हो जाएगा, लैम्डा पर क्या, देखिए लैम्डा अपन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट है, तो 2 भी नीचे है ना, तो 2√2 हो जाएगा, 2√2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, और एक नेगेटिव साइन भी है, माइनस आई कैप प्लस जे कैप। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ यहां लिख दीजिए, ओ मींस ओरिजिन। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओरिजिन को कैलकुलेट कर लिया। तो यहाँ पे क्या करना था, जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा था बस उसी को सिंपली अप्लाई करना था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे, लेट्स सॉल्व इट। क्वेश्चन नंबर 2 में एक डायग्राम है, डायग्राम में एक यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर आर्क है, जिसपे पॉजिटिवली चार्ज क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली। पॉजिटिव चार्जेस आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन सर्कुलर आर्क AB। पॉजिटिव चार्ज सर्कुलर आर्क AB पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इफ EO यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओरिजिन मेक्स एन एंगल अल्फा विद नेगेटिव एक्स एक्सिस, यह नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस से यो अल्फा एंगल फॉर्म करता है, तो अल्फा का वैल्यू निकालना। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, जब हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर आर्क, तो हम लोगों ने डायरेक्शन के बारे में पढ़ा था। मैंने आपको यह बताया था कि डायरेक्शन जो होता है अलोंग एंगल बाइसेक्टर होता है, तो पॉजिटिवली चार्ज है तो रिपेल करेगा, इसीलिए मैंने पहले ही डायरेक्शन यहां दिखा दिया। लेकिन यह किसके अलोंग होगा, अलोंग द एंगल बाइसेक्टर। ये टोटल एंगल कितना है, सेंटर फॉर्म कर रहा है 90 प्लस 30 यानी 120। 120 का जो एंगल बाइसेक्टर होगा वो किधर लाई करेगा, 60 पर लाई करेगा, यानी कि 60 हो जाएगा, ये भी 60 और ये भी 60 हो जाएगा। ये अगर 60 हो गया तो ये भी 60 होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो यहाँ पे तो काफी आसान था, हमको बस एक चीज याद रखना था
कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर आर्क के कारण अलोंग द एंगल बाइसेक्टर होता है। तो बस हमने उसी कॉन्सेप्ट का यूज किया है और यहाँ पे हम लोग आसानी से क्या लिख सकते हैं, अल्फा इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये क्वेश्चन तो काफी ही आसान था, बस जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसी को सिंपली अप्लाई करना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, E versus R graph of uniformly charged solid sphere having total charge Q greater than 0 and radius R is shown below। E versus R ग्राफ है किसका, यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर का, जिसपे टोटल चार्ज Q है, Q ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिवली चार्ज है, एंड रेडियस R, और उसका रेडियस क्या है, R है। जहां पे E और R के बारे में बता रहा है, where E is the magnitude of electric field at P, जहां E क्या है, magnitude of electric field P पॉइंट पे है, और P क्या है उसके बारे में आगे देखते हैं, and R is the distance of point P from its center, और R जो है डिस्टेंस है पॉइंट P का, कहां से, सेंटर से। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ R, यानी रेडियस का वैल्यू निकालना है। तो यहां पे हमको सिंपली अप्लाई करना है जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे, हम लोग पढ़े थे, हम लोग ये पढ़े थे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर के कारण इनसाइड पॉइंट वाला है यूज करना होगा। यहाँ पे एक चीज क्वेश्चन में और छोड़ दिए हैं 45 डिग्री, तब ये निकाल पाएंगे। तो हम लोग पढ़े थे उसका मैग्नीट्यूड है, सिर्फ हम देखेंगे यहाँ पे Q R अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R क्यूब। ये होता है कब, इनसाइड वाले पॉइंट पे, इनसाइड वाले पॉइंट पे, यानी कि if R is less than R, तब ऐसा होता है। अब देखिए यहां से हम लोग देख रहे हैं कि E और R ग्राफ क्या है, स्ट्रेट लाइन, जो कि यहाँ पे क्या कर रहा है, शो भी कर रहा है। तो स्ट्रेट लाइन है तो इसका स्लोप भी है, तो इस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, इस टर्म के इक्वल हो जाएगा, y इक्वल टू mx। कुछ इसी प्रकार का है यहाँ पे। तो y के स्थान पे E है इलेक्ट्रिक फील्ड, m यानी स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन, और x के स्थान पे r। तो स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन पहले हम इस डायग्राम से निकालेंगे और फिर इस फार्मूला से निकालेंगे और दोनों को इक्वेट कर देंगे सिंपली। तो इसके लिए हमको इधर मिटाना होगा। डायग्राम से निकालेंगे तो स्लोप कैसे निकालेंगे, m इक्वल टू होता है tan थीटा, और थीटा यहाँ क्या है, 45 है। m इक्वल टू tan थीटा, और tan थीटा यहाँ 45 है, यानी स्लोप का वैल्यू 1 होगा। और इस एक्सप्रेशन से निकालेंगे तो स्लोप आ जाएगा कितना, क्यूब अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r क्यूब, और दोनों स्लोप है तो इक्वल भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं दोनों टर्म को। तो यहां से अगर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, क्यूब अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू r क्यूब। r क्या हो जाएगा, r इक्वल टू वेरी सिंपल क्यूब अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका पावर जो है 1/3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को काफी आसानी से सोल्व कर लिया। इसमें हमको डायग्राम के थ्रू जो इंटरप्रेट करना था, और जो फार्मूला पढ़े थे उसको में भी हमको इंटरप्रेट करना था। यहाँ पे जो स्लोप का वैल्यू हम लोगों ने देखा और फिर यहाँ से स्लोप निकाला, दोनों को इक्वेट कर दिया और हमारा आंसर निकल गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करेंगे। लेट्स सॉल्व इट। क्वेश्चन नंबर 4 में
दिया हुआ है। पहले क्वेश्चन को समझते हैं। A point charge plus q is kept at center of a sphere as shown in the figure। एक पॉइंट चार्ज q जो कि इस स्फीयर के सेंटर पे रखा गया है, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू सरफेसेस। इस सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, वही निकालना है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। इस टोटल सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना पास होगा, I इक्वल टू क्या होता है, Q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल से Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट पास करेगा। टोटल यानी कि सरफेस एरिया कितना होता है स्क्वायर का, 4 पाई r स्क्वायर। 4 पाई r स्क्वायर से Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास कर रहा है। यहाँ पे जो चूंकि और इसलिए हम लोग पढ़ते थे वही यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो Q अपॉन क्या हो जाएगा, 1 से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r स्क्वायर। इसीलिए अब इस सरफेस का एरिया निकालना है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट काम है। तो हम लोग इसको देखिए कैसे निकालेंगे। इस सरफेस का एरिया का जो जनरल फार्मूला होता है, S इक्वल टू होता है 2 पाई r स्क्वायर इनटू 1 माइनस cos थीटा। थीटा तो होता है वो हाफ एंगल होता है। कहने का मतलब यह हुआ कि टोटल एंगल जो फॉर्म करेगा उसका हमको आधा लेना है। उस फार्मूला का अगर हम यूज करके निकालें तो इसका सरफेस एरिया निकलेगा 2 पाई r स्क्वायर 1 माइनस cos पाई अपॉन 2। पाई का यहाँ वैल्यू नहीं दिया हुआ है, जनरल हम मतलब कि निकाल रहे हैं। पाई टोटल पाई है और ये हाफ हाफ कितना हो गया, 5/2 हो गया। तो इससे हम लोग निकालेंगे तो कैसे हो जाएगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर इनटू 2 पाई r स्क्वायर 1 माइनस cos पाई अपॉन 2। तो देखिए इसको सोल्व करने पर क्या आ जाएगा, देखिए r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया तो 2 आ गया। यानी हमारा आ गया Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आया ना, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस cos i/2। तो इस सरफेस से जो पास होने वाला फ्लक्स आएगा वो यही आएगा। इसको हम फाइडस बोल देते हैं, फाइडस। तो यहां पे हम लोगों ने क्या किया, सिंपली जो गॉस लॉ का मतलब कि थ्योरम पढ़े थे या गॉस लॉ पढ़े थे उसको अप्लाई किए और फिर एक और दूसरा कॉन्सेप्ट अप्लाई किए। यानी कि मेन रूप से यहाँ पे ये जो सरफेस का एरिया निकालना था वो थोड़ा सा एक डिफिकल्ट टास्क था, और बाकी तो हम लोग बिल्कुल ही सारा प्रोसेस जो इन्वॉल्व है बहुत ही सिंपल है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। लेट्स सॉल्व इट। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, पहले उसको समझते हैं। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यानी रो ऑफ स्फेरिकल रीजन वैरी है। किसी स्फेरिकल रीजन का वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इस प्रकार से वैरी कर रहा है, जहां पे किसका क्या मीनिंग है लिखा गया है, वेयर रो नॉट इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट। रो नॉट एक पॉजिटिव कांस्टेंट है। r क्या है, r इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट p फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फेरिकल रीजन। r है पॉइंट p का डिस्टेंस कहां से, सेंटर ऑफ स्फेरिकल रीजन से। फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट p। p पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालना है, जहां पे r इक्वल टू r/2 है। यानी सेंटर से r/2 डिस्टेंस पे जो पॉइंट होगा वहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालना है। r क्या है, r इज द रेडियस ऑफ स्फेरिकल रीजन। कैपिटल R जो है उस स्फेरिकल रीजन का रेडियस है। सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। यहां पे हम अप्लाई करेंगे गॉस
मान लीजिए कि यह स्फेरिकल रीजन है, रेडियस तो कितना दिया हुआ है, आर दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं कि पहले चार्ज निकाल देते हैं। तो आर है ना, मान लीजिए कि ये पी पॉइंट है और सेंटर से जो पी का डिस्टेंस आर है, तो इसमें जो है टोटल चार्ज कितना इंक्लूड है पहले इसको निकालते हैं, क्योंकि गॉस लॉ में क्या होता है, हाई इक्वल टू होता है क्यू इंक्लूड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी हमको क्यू इंक्लूड निकालना पड़ेगा। तो क्यू इंक्लूड देखिए कैसे निकलेगा। क्यू इंक्लूड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम dq लिखेंगे, dq लिखने के लिए क्या करना होगा कि हमको r यहां से पॉइंट O से r डिस्टेंस पे क्या करना होगा, r लेना होगा और एक r प्लस dr का, दो प्रकार का हमको रीजन कंसीडर करना होगा, एक ए रीजन और एक ए रीजन, यानी कि एक है ओपी और इसको कुछ समय के लिए माने पी डैश है। ये जो विड्थ है और dr है, इस वॉल्यूम में पहले हमको निकालना है कि कितना चार्ज होगा। इस स्मॉल वॉल्यूम में हम निकाल लेंगे कितना चार्ज होगा। तो यहाँ पे निकालने पे हमको पता चलेगा कि आ जाएगा 4 पाई r स्क्वायर dr इनटू रो, यानी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम इस एलिमेंट के वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट पे कितना चार्ज है वो निकल जाएगा। अब हमको इंटीग्रेट करना है दोनों साइड, तो इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए अब ऐसा करते हैं, इंटीग्रेट करने से पहले थोड़ा दिमाग लगाते हैं। 4 पाई कांस्टेंट है, ऐसा करते हैं रो इक्वल टू यहां पुट कर देते हैं, रो क्या हो जाएगा, रो नॉट अपॉन r स्क्वायर, तो r स्क्वायर रो हो जाएगा रो नॉट अपॉन r स्क्वायर इनटू dr। देखिए r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, इंटीग्रेशन सिंबल के बाहर आ जाएगा 4 पाई रो नॉट, और dr जो है इंटीग्रेशन सिंबल के अंदर रहेगा, 0 से लेके r तक हमको इंटीग्रेट करना है, क्योंकि चार्ज हमको उसी रीजन में निकालना है। क्या आ जाएगा 4 पाई रो नॉट r। तो इस प्रकार से हम लोगों ने एक्सप्रेशन निकाल लिया, r इक्वल टू मतलब कि जो चार्ज इंक्लूड है वो स्मॉल r से कैसे वैरी कर रहा है। फिर हमको जिस पॉइंट पे निकालना रहेगा उसके अंदर का हम चार्ज निकाल लेंगे। अब हम गॉस लॉ के एक्सप्रेशन को लिखते हैं। गॉस लॉ में सबसे पहले गॉसियन सरफेस सेलेक्ट करना पड़ता है, जो कि हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिया है। ये जो हमारा सरफेस है यही हमारा क्या है, गॉसियन सरफेस है। तो इस सरफेस के लिए हम लिखेंगे गॉस लॉ, हाँ यानी फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है, क्यू इंक्लूड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और फ्लक्स को हम लिखेंगे क्या चीज, ई डॉट एस। तो देखिए पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज ही होगा क्योंकि यहाँ पे जो है रो नॉट एक पॉजिटिव कांस्टेंट है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इस डायरेक्शन में होगा, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, और जो एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में होगा। मतलब ये हुआ ई डॉट एस का अगर हम निकालेंगे वैल्यू तो आ जाएगा ई इंटू कर देते हैं 4 पाई r स्क्वायर जो कि एरिया है, इक्वल टू क्यू इंक्लूड हम यहां से निकाल सकते हैं। अभी हम r बराबर नहीं पुट करेंगे, अभी हम जनरल वैल्यू निकाल रहे हैं किसी r पॉइंट पे अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखिए 4 पाई से 4 पाई कैंसिल और यहां एक r आ जाएगा, e इक्वल टू आ जाएगा रो नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू r। इलेक्ट्रिक फील्ड का हम लोगों ने एक्सप्रेशन निकाल लिया जनरल, लेकिन हम लोगों को निकालना है कहां पे,
इलेक्ट्रिक फील्ड है P, वहां पे R का हम लोगों को वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था, R/2। R के स्थान पे R/2 पुट करेंगे, ये ऊपर चला जाएगा। सिर्फ मैग्नीट्यूड ही निकालना था तो हम लोग निकाल चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या अप्लाई करना था, गॉस लॉ का अप्लाई करना था। हम लोगों ने गॉसियन सरफेस सेलेक्ट किया, उसके लिए एक्सप्रेशन लिखा और फाइनली हम लोग आंसर तक पहुंच गए। यहाँ पर ये डिक्यू वाला तरफ था, ये भी लिखना थोड़ा इंपॉर्टेंट था। इस स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट में कितना क्या होगा, चार्ज होगा। 4 पाई स्क्वायर dr, इस स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट में क्या होगा, वॉल्यूम हुआ और रो हो गया क्या चीज, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क था, बाकी तो काफी आसान है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे, इसके बाद ये वीडियो लेक्चर ओवर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में एक डायग्राम है, एक डाइपोल दिया हुआ है और डाइपोल के मिड पॉइंट से एक पॉइंट है P, जो कि x एक्सिस यानी पॉजिटिव x एक्सिस से 45 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है। क्या कर रहा है क्वेश्चन में, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट P मेक्स एन एंगल बीटा विद पॉजिटिव x एक्सिस, अगर P पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉजिटिव x एक्सिस से बीटा एंगल फॉर्म करता है, मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस, जब उसे x एक्सिस से यानी पॉजिटिव x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में मेजर किया जाता है। देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ बीटा, तब बीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है, करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे थर्ड केस अप्लाई करना है। जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल पढ़ रहे थे, वहां पे हम लोगों ने डिफरेंट केसेस को डिस्कशन किया था। तो थर्ड केस अप्लाई करेंगे, जनरल पॉइंट। तो जनरल पॉइंट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इसको हम मान ले कुछ समय के लिए क्या मान लिया जाए, मान लेते हैं कि E1 मान लेते हैं, और इसके जो परपेंडिकुलर होता है उसको E2 मान लेते हैं। वो ओरिजिन है, कहने की जरूरत नहीं। मान लेते हैं कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, तो इसको हम अल्फा मान लेते हैं। थोड़ा देखिए हमको निकालना क्या है, x एक्सिस एंगल निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि इसके पैरेलल x एक्सिस को हम शिफ्ट कर देंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड x एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा, 20 एंगल प्लस अल्फा, ये वाला एंगल हो जाएगा 45। यानी कि इस एक्सप्रेशन से हम एक बात बोल सकते हैं क्या, कि जो बीटा होगा वो हो जाएगा 45 डिग्री प्लस अल्फा। अब अल्फा निकालने के लिए हम लोग फार्मूला जानते हैं, tan अल्फा जो होता है 1/2 tan थीटा, और थीटा ये वाला है 45 डिग्री। tan 45 1 हो जाएगा यानी 1/2, तो अल्फा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1/2। तो अल्फा हमको मालूम चल चुका है, तो अब हम बीटा क्या है बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। 45 चाहे तो हम 45 जो डिग्री दिया हुआ है यहाँ पे, इसको रेडियन में कन्वर्ट कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो भी टर्म आएगा वो रेडियन में आएगा, इसलिए यहाँ π/4 लिख लेना, π/4 प्लस tan इनवर्स 1/2। तो इस प्रकार से हम लोगों ने बीटा का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। तो इसमें बस सिंपली तो हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था, बस उसी को अप्लाई किया, और थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना था, ज्योमेट्रिकल मतलब कि पॉइंट को भी हम लोगों ने देख लिया। तो सारा चीज को अप्लाई करने के बाद हम लोगों ने इस क्वेश्चन को काफी ही आसानी से सॉल्व कर लिया। तो यहाँ पे आज का वीडियो लेक्चर ओवर होता है। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक के कुछ और पार्ट को या कुछ और कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे।